हेलो एवरीवन, वेलकम इन जयश्री एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 इंटीग्रेशन, समाकलन जिसको हम बोलते हैं। देखिए, अभी तक हमने 3 चैप्टर अवकलन के बारे में पढ़े हैं। तो समाकलन पढ़ने के लिए आपको अवकलन अच्छे से आने चाहिए। जब आप समाकलन पढ़ेंगे तो आपको भी ये महसूस होने लगेगा कि हमें अवकलन अच्छे से आने चाहिए। अब हम बात करते हैं समाकलन होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले समाकलन स्टार्ट करने से पहले आपको बताती हूँ थोड़ी सी डेफिनेशन। समाकलन हमारे होता क्या है, इससे हम मीन क्या समझे, जनरल मीन। देखिए, समाकलन में आप क्या करते हैं, सबसे पहले समाकलन जो गणित है उसकी उसकी शुरुआत हुई थी समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। समतल जो क्षेत्र आते हैं उनके क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए समाकलन गणित की शुरुआत हुई थी। देखिए, मैं आपको समझाती हूँ डायग्राम से। मानिए आपको कोई ये क्षेत्र दे रखा है, ऐसा ही इसका क्षेत्रफल ये दे रखा है आपको, ठीक है। इसका अगर आपको इसको क्षेत्रफल निकालना है और आपको देखिए आप इतने से एरिया जो मैंने ये बनाया है चारों चतुर्भुज रूप में, तो आप इसका क्षेत्रफल अगर निकाल लेते हैं, देखिए अगर आप इस छोटे से अल्पांश जिसे हम बोलते हैं, अल्पांश का मतलब छोटा सा भाग ही तो होता है। अगर आप इस अल्पांश का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो आप इस अल्पांश का क्षेत्रफल, मान लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं आप, डी ए या कुछ भी लिख सकते हैं, तो अल्पांश क्षेत्रफल का समाकलन करके आप पूरे समतल क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। शुरुआत में जो समाकलन गणित की शुरुआत हुई थी वो इन्हीं चीज़ों के लिए हुई थी कि ताकि हम समतल क्षेत्र के क्षेत्रफल निकाल पाएँ। उसके अलावा देखिए, अनंत रेखीय जो हमारे श्रेणी आती है, अनंत रेखीय श्रेणी आती है, उनको ज्ञात करने के लिए भी मान लीजिए आपके पास अनंत रेखीय कोई तार है। अनंत रेखीय तार का मतलब जिसकी लंबाई अनंत हो। तो मान लीजिए, देखिए मैं ऐसे कोई तार खींच देती हूँ ऐसे ही, और अनंत का मतलब ये डैश डैश आप इधर भी बढ़ा दीजिए और इस साइड भी आप बढ़ा दीजिए। देखिए मैंने इस तरह भी बढ़ा दिया है ऐसे। तो आपको अगर इसमें मान लीजिए इसमें हमें इस तार को हमने चार्ज दिया, करंट दिया इसको, तो करंट दिया तो ये आवेशित हो जाएगी। करंट का मतलब फिजिक्स से मैं रेट कर रही हूँ, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए इसको। अगर मैंने इसको करंट दिया तो इसमें धनावेश ऋणावेश कोई सा भी दे सकते हैं आप। मान लीजिए आपने इसको धनावेशित कर दिया है। अब आपको निकालना है कि हमने जो अनंत आवेशित रेखा का ये तार लिया है इस पे कुल आवेश कितना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप छोटे से अल्पांश के लिए निकाल लीजिए ओनली। इसको मान लीजिए डीएल, क्योंकि अल्पांश को आप डी से ही तो डिनोट करते हैं, एक्स लगाएंगे डी एक्स लिख देंगे और लंबाई के लिए डीएल। तो आप ओनली क्या करेंगे, इतने से क्षेत्र के लिए निकाल लीजिए आप कि इस अल्पांश में कितना आवेश मिल रहा है आपको, ठीक है। ये तो आपके फिजिक्स के फॉर्मूले में काम आते हैं, लेकिन समाकलन बता रही हूँ समाकलन की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आप निकालेंगे कि इस लंबाई में हमारा आवेश कितना है, और आपको पूरा इस तार में निकालना है। तो क्या करेंगे आप, जो आपका आवेश आ रहा है इस लंबाई में उसका आप कर देंगे समाकलन। समाकलन को आप दर्शाते हैं इस साइन से, देखिए ऐसे ऐसे। ये हल्का थोड़ा कर्व वाला एस के टाइप में होता है, एस के टाइप में। इसको एस इसलिए बोलते हैं, देखिए इसका मतलब आप सम में भी ले सकते हैं। सम का मतलब योग, समाकलन योग ही तो करता है। देखिए आपको छोटे से क्षेत्र का पता था, आपने पूरे का निकाल लिया, मतलब सभी अल्पांशों का इसने योग करके टोटल निकाल दिया। सम भी बोल सकते हैं आप इसको। और इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करना, शामिल करना, ये होता है। तो सम, इसको ऐसे ऐसे ये साइन होता है इसका सम, ये इसको आप ऐसे। और देखिए आप यहाँ पे आपको अगर क्वेश्चन में आता है कि आपको किसके सापेक्ष समाकलन करना है तो आप उसके लिखेंगे कैसे। मान लीजिए आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ आएगा, फंक्शन के इक्वल कुछ भी हो सकता है, एक्स की पावर एन, कुछ भी साइन कोस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपको उसमें बोलेगा कि आपको एक्स के सापेक्ष समाकलन करना है या जिसके भी आपको सापेक्ष समाकलन करना है, तो आप उसको लिखेंगे कैसे। तो देखिए, लिखने के लिए आपको क्या करना है, लिखने के लिए आपको ऐसे करना है, समाकलन का सबसे पहले निशान लगाना है। ये साइन है समाकलन का एस, सम मैंने बताया था आपको यही साइन हमेशा यूज करना है। इसे आप आई से भी ले सकते हैं वैसे। तो आपको एक्स की पावर एन का समाकलन करना है, तो आप वो फंक्शन लिखेंगे एक्स की पावर एन या एफ एक्स जो भी लिख देंगे। और आपको किसके सापेक्ष करना है, एक्स के ही सापेक्ष करना है, तो डी एक्स लगाएंगे। अगर आपको वाई के सापेक्ष करना होता तो आप डी वाई लगाते, जिसके भी सापेक्ष करना होता है डी लगा के, और वो मल्टीप्लाई में ही लिख दीजिए आप। और अवकलन में क्या होता था, इसका अपोजिट। अगर देखिए, अगर आपकी एक्स की पावर एन का अवकलन करना है डी एक्स के सापेक्ष, तो आप क्या करते थे, डी अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष किसका अवकलन करना है, एक्स की पावर एन का। तो ये ऐसा आता था, ठीक है। तो देखिए, समाकलन जो होता है वो अवकलन का एकदम अपोजिट ही होता है। मैं अभी आपको एक फॉर्मूले से भी इसको प्रूव करके बता दूंगी। लेकिन जो हिस्ट्रिकल ऑर्डर है, हिस्ट्री में जो खोज हुई थी अवकलन समाकलन की, वो समाकलन की अवकलन से पहले हो गई थी। हिस्ट्रिकल ऑर्डर में आप देखेंगे तो समाकलन की खोज अवकलन से पहले हुई थी। और देखिए, अवकलन गणित में हम देखिए क्या करते हैं, अवकलन गणित में
में आप क्या करते थे, बड़े को छोटा करते थे, और समाकलन गणित में आप क्या करेंगे, छोटे को बड़ा करेंगे। तो ये निकालना होता है। अवकलन गणित में देखिए आपको पूरे की लंबाई दी हुई होती थी या आवेश दिया हुआ था, आपको डीएल का निकालना होता, तो आप अवकलन करेंगे उस फंक्शन का। अगर आपको डीएल दिया हुआ है तो आपको पूरे का निकालना है, तो आप इसका समाकलन करेंगे। इसीलिए अवकलन को समाकलन का प्राइमेटिव या एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। देखिए समाकलन का एक फॉर्मूला, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, ये आप ध्यान रखिए थोड़ा सा। देखिए x की पावर n, और इसका आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। ये समझ गए हैं कि समाकलन का साइन और x की, तो आप समझ गए हैं कि आपको x की पावर n का x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका ये आता है फॉर्मूला x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और यहाँ पे प्लस में आता है c। ये देखिए c मैं बताती हूँ क्या होता है। देखिए जब हम समाकलन पढ़ते हैं तो समाकलन आपके आते हैं दो टाइप के आते हैं। आपके दो टाइप के आते हैं, आपके निश्चित और दूसरा आता है अनिश्चित। तो मैं इनके बारे में थोड़ा बताती हूँ, निश्चित और अनिश्चित क्या होता है। जो हम चैप्टर 9 में पढ़ने जा रहे हैं वो हम अनिश्चित समाकलन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए अनिश्चित समाकलन आप पढ़ने जा रहे हैं और एक्सरसाइज 10 में आप निश्चित समाकलन पढ़ेंगे। लेकिन मैं अभी आपको बता देती हूँ कि निश्चित और अनिश्चित होते क्या हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो समाकलन काम में आने वाले हैं वो ऐसे ही समाकलन काम में आएंगे। उनमें आपको समाकलन के पास यहाँ पे लिमिट नहीं दी जाएगी। लिमिट का मतलब क्या है कि देखिए अगर आपको समाकलन करना है, अगर आपको लिमिट दे दे कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ही समाकलन करना है, पूरे क्षेत्र को नहीं लेना है, तो आप लिमिट लगा देंगे। मान लीजिए आपको क्षेत्र एरिया का आपको समाकलन करना है, क्षेत्रफल का आपको समाकलन करना है डीए के रेस्पेक्ट, तो आपको दे देगा कि आपको 0 से लेकर 5 तक समाकलन करना है, 0 से लेकर 5 तक करना है। तो आप समाकलन में क्या लिखेंगे, देखिए समाकलन का निशान और जिसका भी समाकलन करना है आपको डीए, और 0 से लेकर 5 तक लिखा हुआ है तो 0 और ये 5 ऐसे लिखेंगे आप। 0 का मतलब होता है लोअर लिमिट और इसका मतलब होता है अपर लिमिट। ये चैप्टर नंबर 10 में आप डिटेल से पढ़ लेंगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए इसको आप बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो देखिए इनमें कुछ फर्क नहीं है, बस लिमिट का ही फर्क है, और समाकलन सेम उसी तरीके से होगा। तो चैप्टर 9 में हम सीखेंगे कि समाकलन हमें करना कैसे है, और चैप्टर 10 में आपके लिमिट और आ जाएंगे, तो लिमिट का सोल्यूशन हम वहाँ करना सीखेंगे। अभी मैं आपको नहीं बताती हूँ सोल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए तो ऐसे आ जाएगा, आपको ये समाकलन करना होता है। और ये तो मैंने बताया आपको निश्चित समाकलन का प्रकार, ये मैंने बताया है आपको लिमिट वाला, ये निश्चित समाकलन में आता है। हमें पढ़ना है अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन में हमारे पास लिमिट नहीं दी हुई आती है। देखिए ऐसे ही समाकलन आएगा, आपको ना तो लोअर लिमिट देगा ना आपको अपर लिमिट देगा। तो आपको क्या करना है, प्लस में एक सी कांस्टेंट लगा देना है। ये कांस्टेंट इसलिए लगाते हैं कि हमारा समाकलन अनिश्चित है, तो आप सी कांस्टेंट लगा के उसको दिखा देते हैं कि हमारा अनिश्चित समाकलन है। इसीलिए जो हमारा समाकलन आता है उसका आंसर यूनिक नहीं होता है। ये देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 5 कुछ भी ले सकते हैं। इसीलिए समाकलन की जो वैल्यू आती है वो यूनिक नहीं होती है, जबकि अवकलन हमारा यूनिक होता है। तो यही इनमें डिफरेंस है। तो इसमें देखिए आपको ये x की पावर n का समाकलन दे रखा है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। देखिए फॉर्मूले आपके दोनों समाकलन में सेम ही रहेंगे। लिमिट का मैं चक्कर आपको चैप्टर नंबर 10 में डिटेल से समझा दूंगी। तो देखिए ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे आपने अवकलन के सारे फॉर्मूले याद कर लिए हैं, सेम उसी तरीके से आपको ये भी याद करने हैं। देखिए थोड़ा सा आपको इसमें कन्फ्यूज होगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे इनकी तो आपको बिल्कुल हैबिट हो जाएगी इनकी, और आप इनको आसानी से सोल्व करने लग जाएंगे। तो देखिए जैसे x की पावर n का ये होता है समाकलन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और मैं यहीं पे अवकलन का भी लिखती हूँ x की पावर n का। अगर आपको x की पावर n का x के ही सापेक्ष अवकलन करना है तो आप कैसे लिखेंगे, d अपॉन dx का मतलब x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं आप किसका, x की पावर n का। तो इसका फॉर्मूला आता था n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला आता था। तो मान लीजिए अब मैं आपके सामने उदाहरण लेती हूँ एक का एक्स स्क्वायर का, पहले मैं अवकलन करती हूँ उसके बाद समाकलन करूंगी। इस एग्जांपल के द्वारा मैं ये समझाना चाहती हूँ कि अवकलन और समाकलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के पूर्वक या प्राइमेटिव होते हैं। कैसे होते हैं ये मैं आपको प्रूव करने जा रही हूँ। एक्स का कोई फंक्शन लिया है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करने जा रही हूँ, को आता ही है। इसमें आपको n की जगह दे रखा है 2, तो 2 को आप पहले लाएंगे, x की पावर 2 माइनस का 1 इक्वल्स टू आपके पास आया 2x। तो देखिए एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना आया, 2x आया। तो मैं अपोजिट समझाने जा रही हूँ। तो देखिए अगर आप ये आपके पास 2x जो आंसर आया है, अगर आप 2x का समाकलन करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर आ जाना चाहिए। ये होता है उल्टे का मतलब। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ 2x का मैं क्या करना चाहती हूँ, समाकलन x के रिस्पेक्ट करूँगी। तो देखिए समाकलन का अभी मैंने को फॉर्मूला बताया था कि x की पावर n का समाकलन कितना होता है, x की पावर n प्लस 1
अपॉन एन प्लस वन, और चूंकि हम पढ़ रहे हैं एन निश्चित समाकलन तो आपको सी कांस्टेंट भी लगाना है। तो देखिए यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है तो 2 को मैं एज इट इज रख देती हूँ एक्स डी एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें एन की जगह क्या दे रखा है 1, एक्स की पावर 1 ही तो है, तो देखिए एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में आएगा 1 प्लस 1, तो देखिए 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट, इसका आंसर कितना आया एक्स स्क्वायर का आंसर आया। देखिए एक्स स्क्वायर इसका आंसर आया है। तो देखिए इसमें हम क्या कह रहे थे, मैंने बोला था आपको कि आप एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो आपके पास 2x आता है, और 2x का आप जब समाकलन करेंगे तो आपको वापस क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यही तो होता है इसका आंसर। देखिए इसका आप अवकलन करते हैं तो आपको ये मिलेगा, और इसका आप समाकलन करेंगे तो आपको ये मिलेगा। चाहे आप उल्टा करके देख लीजिए, आप चाहे इसका अवकलन करके देख लीजिए, इसका अवकलन करके आपको जो मिलेगा उसको आपको समाकलन कीजिए, आपको वापस 2x ही मिल जाएगा। आप ऐसे कई क्वेश्चन करके देख सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन करूँ, देखिए मैंने लिख दिया x का x के सापेक्ष अवकलन, ये जानते हैं आप कितना होता है 1 होता है, ये 1। अगर मैं 1 का समाकलन करूंगी तो आपको x मिल जाना चाहिए। देखिए मैंने x का अवकलन किया तो क्या मिला आपको 1, तो मैं 1 का समाकलन करती हूँ तो आपको क्या मिल जाना चाहिए, x मिल जाना चाहिए। तो देखिए हम करते हैं, देखिए इसमें आपको x की पावर क्या दे रखी है, x की पावर आपको 0 दे रखी है, तो आप इसका समाकलन कैसे लिखेंगे, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, ठीक है। तो इसका आंसर है x की पावर 1 अपॉन 1, इसको आप x भी लिख सकते हैं। आप सोच रहे होंगे हमने c तो लिखा ही नहीं, तो c इसने लिखा कि c, अब मैंने बोला था कांस्टेंट है तो c की वैल्यू आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 0 है, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है, इसलिए कि हमें आंसर प्रूव करना है, थोड़े c में आपको प्रॉब्लम ना है, इसलिए हम 0 मान लेते हैं कुछ देर के लिए, तभी तो कांस्टेंट है वैल्यू। तो देखिए इसका आंसर x आ गया है। तो मैंने ये बोला था कि आप अगर x का अवकलन करते हैं तो आपको जो वैल्यू मिलेगी आप उसका वापस समाकलन कर दीजिए, तो आपको यही वैल्यू मिल जाएगी। जैसे प्लस और माइनस एक दूसरे के पूरक होते हैं, वैसे ही अवकलन समाकलन भी एक दूसरे के पूरक होते हैं। मान लीजिए आपने 5 में 3 ऐड किया तो आपको 8 मिलेगा, अब मैं कहूँ कि आप 8 में 3 माइनस कर दीजिए, आपको 5 वापस मिल जाएगा। तो सेम उसी तरीके से ये प्रोसेस है, आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी का समाकलन पता है, मान लीजिए आपको 1 का समाकलन पता है कि 1 का समाकलन आपके पास x आता है, तो आप x का जब अवकलन करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा। देखिए ऐसे, तो इस टाइप से अवकलन और समाकलन एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये आप समझ गए होंगे। और फॉर्मूले आएंगे हमारे काम में, उनमें भी आप समझ जाएंगे कि जिसका आप अवकलन जानते हैं उसका आप समाकलन भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले दिखाने जा रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए नोट करके। देखिए फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप ध्यान कर लीजिए। और देखिए मैंने आपको उल्टे टाइप में बताया है, मान लीजिए आपको x का अवकलन 1 पता है तो आप 1 का समाकलन करते हैं तो x आएगा। अगर आपको 1 का समाकलन x पता है तो आप x का अवकलन कर लीजिए, आपके पास 1 ही आएगा। ये दोनों टाइप से मैंने लिख भी दिया है, इसको फॉर्मूले को सिद्ध किया है मैंने एक बार। और मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जब मैंने आपको अवकलन बताया था तो उसमें क्या होता था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अवकलन a की पावर x ही होता था, और इसमें भी a की पावर x ही आएगा, और प्लस में c हम आपको पता ही है एन से समाकलन के लिए लगा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए साइन x का समाकलन कितना होता है, माइनस का कोस x। अब आप देखिए माइनस के कोस एक्स का आप अवकलन करके देखिए कि आपको साइन एक्स मिलता है कि नहीं। तो देखिए मैं ओरली सोल्व करती हूँ इसको, माइनस तो मैं कांस्टेंट बाहर ले लेती हूँ, और कोस एक्स का जब आप अवकलन करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हुआ तो आपको साइन एक्स आंसर मिल गया। इसी टाइप से देखिए कोस एक्स का समाकलन कितना होता है, साइन एक्स, तो आप साइन एक्स का एक बार समाकलन करके देखिए, साइन एक्स का समाकलन साइन एक्स का अवकलन करके देखिए, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स ही तो आता है। तो देखिए जिसका आपको अवकलन पता है, जिसका आपको अवकलन पता है उसका आप समाकलन भी कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि tan x का अवकलन कितना होता है, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का आप समाकलन कर सकते हैं, वो आपका आंसर आएगा tan x। ऐसे आपको cot x का भी पता है, cot x का आपके अवकलन आता है माइनस का cosec स्क्वायर x, तो आप cosec स्क्वायर x का भी समाकलन कर सकते हैं, माइनस का cot x आएगा। देखिए 6th में और 7th में देखिए आपको पता है sec x का अवकलन होता है sec x tan x, तो sec x tan x का समाकलन कितना होगा, sec x, तो ये अपोजिट है। और थोड़ी देर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इनकी हैबिट भी हो जाएगी, फिर आप इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। और ये देखिए क्योंकि अभी आपने अवकलन के थोड़े फॉर्मूले पढ़ रखे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए की पावर एक्स डी एक्स, आपने ए की पावर एक्स का अवकलन भी पढ़ रखा है, ये आपके आता था ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो देखिए हम ये आपको अवकलन पता है इसका, तो देखिए अगर आप इसका अवकलन करें तो आपको ये मिल जाना चाहिए। तो देखिए लॉग ए तो कांस्टेंट है, क्योंकि लॉग और ए कांस्टेंट है तो लॉग ए भी कांस्टेंट होगा। तो अब ए की पावर एक्स का
हम अवकलन करते हैं तो ये आता है a की पावर x इंटू लोगे, तो लोगे से लोगे कैंसिल आउट, a की पावर x बचा, तो n समाकलन से c आ गया। लेकिन आपको अवकलन समाकलन पूर्वक है, ये आपको दिख रहा है। उसके बाद देखिए कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे tan x cot x, इनके समाकलन आपको ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बाद में प्रूव भी करवा दूंगी। ये देखिए tan x का log sec x आता है, cot x का आता है log sin x। आप इनका अवकलन करके देखिए, आपको यही मिलेंगे और इनका ऐसे आता है। और ये देखिए आपको साइन इनवर्स x का पता है अवकलन कितना होता है, 1/√1 - x², तो इसका समाकलन कितना आएगा साइन इनवर्स x। ऐसे ही कोस का है और सेम tan इनवर्स और कोट इनवर्स का देखिए ऐसे है। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद देखिए 18, 19 भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के ही हैं, इनवर्स वाले। और ये देखिए आपको अगर 1/x का समाकलन करना है तो आपके पास आता है log x, और आप अगर log x का अवकलन करते हैं तो 1/x ही तो आता है। और ऐसे देखिए ये फॉर्मूले मैंने डायरेक्ट लिखे हैं आपके, ये आपके x की पावर n+1 से ही बने हैं। ये आपके थोड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट काम में आते हैं, इसलिए आप इनको डायरेक्ट ध्यान में रख लेंगे तो अच्छा होगा। अदरवाइज आप x की पावर n के समाकलन को ध्यान में रखिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए इसका dx का समाकलन आप डायरेक्ट x लिख सकते हैं। √x का मतलब क्या हुआ, x की पावर हाफ, तो इसका आप ऐसे लिखेंगे। और ये देखिए 1/√x का ये होगा 2√x, तो ये आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाए। हम बात करते हैं हम समाकलन निकाल किन विधियों से सकते हैं। देखिए जैसे हमने अवकलन की बात की थी कि हम अवकलन प्रतिस्थापन से कर सकते हैं, फॉर्मूले से कर सकते हैं, ऐसे आपको समाकलन भी कुछ विधियां दी हुई हैं। तो पहली विधि आपके आती है मानक सूत्रों से, स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं वही स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। और इनके अलावा जो भी आपके फॉर्मूले काम आएंगे वो मैं आपको लिखाती जाऊंगी, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो हमारे काम में आते हैं वो यही हैं। और इसके बाद जो फॉर्मूले काम में आएंगे वो पहले प्रूव होंगे, उसके बाद आप लिखेंगे। तो आप इनको एक साथ लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्मूले वही हैं जो मैंने लिखाए हैं पहले आपको। और दूसरी इसकी मेथड आता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब सब्स्टिट्यूट मेथड। इसमें आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा, जैसे अवकल में आपको किया था, ये हम आपको बताऊंगी कि आपको कैसे और क्या सब्स्टिट्यूट करना है। और तीसरा तरीका आता है आंशिक भिन्न द्वारा, पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा। ये भी आपको मैं बताऊंगी कैसे आपको आंशिक भिन्न सोल्व करना है। और खंड समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो आपको पार्ट्स में इंटीग्रेशन सोल्व करना है। ये जैसे जैसे आते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप हम इनके स्टडी करते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे हम, देखिए 1 नंबर दे रखा है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूले से। तो आपको इन क्वेश्चन में जो भी आपको इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ आएगा तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि आपको प्रतिस्थापन से सोल्व करना है या आंशिक भिन्न से सोल्व करना है या आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले से सोल्व करना है। आपको ओनली लिख के देगा कि आपको किसके सापेक्ष समाकलन करना है और आपको समाकलन ज्ञात करना है। तो वो आपको ही सोचना पड़ेगा कि आप मानक सूत्रों से करते हैं, प्रतिस्थापन से, या आंशिक भिन्न से, या खंड समाकलन से। तो सबसे पहले आपको ट्राई ये करनी है क्वेश्चन देख के कि आपका हो सकता है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से ही प्रूव हो जाए। अगर उससे नहीं होता है तो आपको सब्स्टिट्यूट मेथड लगाना है, वो भी नहीं होता है तो आपको थर्ड में चलना है और फिर फोर्थ में चलना है, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए प्रतिस्थापन के 2 टाइप हैं, तो वो हम इसी में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं मानक सूत्रों से। बीएससी बोर्ड में आपको इसका रोल बता दूं तो ये 9 चैप्टर और 10 चैप्टर, देखिए आपके समाकलन के 2 चैप्टर हैं, 9th और 10th। इसमें तो निश्चित समाकलन पढ़ेंगे आप, इसमें 10th में निश्चित समाकलन। वैसे भी 11th भी है आपका, लेकिन समाकलन जो आपको पढ़ने हैं वो 9 और 10 2 चैप्टर में ही हैं। तो कुल मिला के इनमें से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं इन दोनों चैप्टर में से। एक क्वेश्चन तो आपके आएगा 1 नंबर का, एक क्वेश्चन आपके आएगा 2 नंबर का, एक क्वेश्चन आपके आएगा 3 नंबर का और एक क्वेश्चन आपके आएगा 6 नंबर का, इन दोनों चैप्टर में से। तो ये आपका एलबीएससी में रोल है। तो देखिए ये दोनों चैप्टर कितने नंबर का करते हैं, हमारे 12 नंबर का हमारे रोल है ये। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है समाकलन, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें। ये मैं कुछ एग्जांपल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए आपको क्वेश्चन में पहले लिखा हुआ है कि आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है और आपको फंक्शन दिया हुआ है x की पावर 6 का, आपको x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन सोल्व। इसमें देखिए आपको पता है समाकलन को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन का आपको आई वर्ड यूज में लेना है, आई वर्ड आपने यूज में ले लिया। आपको समाकलन करना है तो समाकलन का साइन कैसा आता है, तो सबसे पहले आपको समाकलन का साइन लगाना है। ये मैंने समाकलन का साइन लगा दिया। अब आपको समाकलन किसका करना है, x की पावर 6 का, तो x की पावर 6 लिखिए आप। और किसके रेस्पेक्ट में करना है, क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ था x के सापेक्ष करना है, तो आप लिखेंगे dx। अगर थीटा के रेस्पेक्ट आता तो डी थीटा लिखते हैं आप, y के रेस्पेक्ट आता तो dy लिखते। ये तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए आपने ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले में पढ़ रखा है कि x की पावर n का x के सापेक्ष समाकलन जो आता है वो इस टाइप से आता है।
n+1 और n समाकल में c भी आएगा। आइए आप n समाकल पर c लगाना ना भूलें, कई बार गलती हो जाती है, लेकिन आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको से गलती नहीं होगी। देखिए अब आपको यही फॉर्मूला लगाना है इसमें। तो x की पावर, देखिए n की जगह इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में 6, तो 6+1 मैं लिखती हूँ यहाँ पे, या 6+1 प्लस का c ऐसे, और इसको हम सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा x की पावर 7/7 प्लस c। ये i इक्वल्स टू आपका आंसर आ गया, यही समाकलन का आंसर है। तो देख रहे होंगे आप कितना सिंपल है हमारा। पर देखिए इसको अभी आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, देखिए i और यहाँ पे समाकलन ऐसे i के इक्वल मान लिया हमने, किसका समाकलन करना है आपको, x² + 1/x की पावर 4, और किसके सापेक्ष, वही x के सापेक्ष करना है आपको, तो dx आप लिखेंगे। अब देखिए आपको इसका फॉर्मूला पता है कि समाकलन का डायरेक्ट, देखिए आपको इसका फॉर्मूला तो नहीं पता, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा आपके पास केस आता है आपको समाकलन नहीं पता होता है, तो आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप x² और 1 में x की पावर 4 का अलग अलग भाग दे सकते हैं। देखिए प्लस की तो है बीच में, तो आप इसमें x² में x की पावर 4 का भाग देंगे एक बार, तो और एक बार 1 में x की पावर 4 का भाग देंगे। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² / x की पावर 4/1/x की पावर 4। देखिए अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं बन रहा होता है तो आपको बनाने की कोशिश करनी है इस टाइप से। और देखिए इसके बाद समाकलन कितना आसान हो जाता है आपका, ये बन गया x की पावर 4, और इसको आप लिख सकते हैं x की पावर -4, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, dx। तो आपको समाकलन किस किस का करना है, x की पावर -2 और प्लस में x की पावर -4 dx इसका। अब आप समाकलन अलग अलग लिख के कर सकते हैं या एक साथ भी कर सकते हैं, तो मैं देखिए अलग अलग बताती हूँ आपको। पहले देखिए dx, और इसको आप लिख सकते हैं x की पावर -4 और किसके सापेक्ष dx ऐसे। अब इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है वही हमारा x की पावर n dx वाला, और यहाँ पे आएगा n+1/n+1। तो i इक्वल्स टू आपके पास आएगा x की पावर -2 + 1/-2 + 1। और देखिए c भी आता है साथ में, यहाँ पे c भी आता है, लेकिन मैं c यहाँ पे नहीं लगाऊंगी क्योंकि देखिए दो समाकल हैं और हमें समाकल नियतांक एक ही लगाना है लास्ट में। मैं इसका भी कारण बताती हूँ आपको, पहले मैं इसको सोल्व करती हूँ। देखिए यहाँ पे आएगा -4 + 1/-4 + 1, और मैंने समाकल नियतांक लगा दिया है c एक साथ ही, दोनों का मैंने c ही लगा दिया है। मान लीजिए आपका इसका समाकल नियतांक आपके पास आता c1 का मतलब पहले का, मान लीजिए पहला समाकल नियतांक, इसका आपके पास आता c2। तो ये है तो कॉन्स्टेंट है, c का मतलब कॉन्स्टेंट, c1 और c2 दोनों कॉन्स्टेंट है। मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 है और इसकी वैल्यू है 8, तो है तो दोनों कॉन्स्टेंट ही। और 5 और 8 को जब ऐड करेंगे आप, देखिए प्लस का साइन है तो दोनों को ऐड तो करना ही पड़ेगा, तो 5 और 8 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा। दो कॉन्स्टेंट का ये कॉन्स्टेंट ही तो आता है, और इनको हमने नया कॉन्स्टेंट c नाम दे दिया है। तो क्वेश्चन में आपके पास 2 समाकल आ रहे हो या 3 समाकल आ रहे हो प्लस में, लेकिन आपको कॉन्स्टेंट लगाना है c एक ही केवल। अब मान लीजिए आपने c1 और c2 को इंटरली ही ऐड कर दिया है, ये आपको दिखाना नहीं है, आपको केवल c ही लगाना है। और इसको आप लिख सकते हैं x की पावर -1 आया है, और यहाँ पे -1, तो ये आया -1/x, और यहाँ पे आया -3, ये -1/3, और x की पावर -3 आया था, इसको मैं नीचे लगा लेती हूँ प्लस का, और प्लस में c, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे आपको सोल्व करने हैं। तो देखिए आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए और आप फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.1, इसमें आप स्टैंडर्ड फॉर्मूलों के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।